नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खबर दोपहर। मैं हूं प्रीति सिंह। शुरुआत सुर्खियों के साथ। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव को लेकर आम सहमति बनाने पर सरकार का जोर। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, विपक्षी दलों को विश्वास में लेकर करेंगे काम। 17 जून से संसद का सत्र, 4 जुलाई को आर्थिक सर्वेक्षण और 5 जुलाई को पेश होगा आम बजट। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने संभाला गृह मंत्रालय का कामकाज। आला अधिकारियों के साथ की बैठक। राजनाथ सिंह ने संभाला रक्षा मंत्रालय का कार्यभार। पदभार संभालने से पहले राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि। प्रकाश जावड़ेकर ने भी संभाला पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का पदभार। मोदी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में किसानों और छोटे कारोबारियों के हित में बड़े फैसले। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब हर किसान को मिलेंगे सालाना 6,000 रुपए। किसान पेंशन योजना को भी मिली मंजूरी। छोटे कारोबारियों और दुकानदारों के लिए भी 60 साल की उम्र के बाद 3,000 रुपए मासिक पेंशन योजना का ऐलान। दोबारा कांग्रेस संसदीय दल की नेता चुनी गई सोनिया गांधी। संसद भवन परिसर में पार्टी संसदीय दल की बैठक में फैसला। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पार्टी में विश्वास जताने के लिए 12 करोड़ से ज्यादा वोटरों का अदा किया शुक्रिया। और क्रिकेट विश्व कप में आज कार्डिफ में न्यूजीलैंड और श्रीलंका की टीमें होंगी आमने सामने। ब्रिस्टल में ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के बीच भिड़ंत। टूर्नामेंट के दूसरे लीग मैच में वेस्टइंडीज के हाथों पाकिस्तान की करारी शिकस्त। 17वीं लोकसभा का पहला सत्र 17 जून से शुरू होगा, जो 26 जुलाई तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली नई सरकार अपना पहला बजट 5 जुलाई को संसद में पेश करेगी। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि संसद का ये सत्र 40 दिनों तक चलेगा और इसमें 30 बैठकें होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की पहली बैठक में सत्र की तारीखों पर फैसला लिया गया। 19 जून को स्पीकर का चुनाव होगा। 26 जुलाई तक चलने वाले संसद सत्र में संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ 20 जून से राज्यसभा की बैठकें शुरू होंगी। 4 जुलाई को आर्थिक सर्वेक्षण और 5 जुलाई को आम बजट पेश किया जाएगा। Parliament session will start on 17 June and will end at 26 July. As you know, the process is that we write to the President and the proposal is 40 days and 30 sittings spread over 40 days. 17th and 18th will be devoted to oath of new members in Lok Sabha. 19th will be the election of Speaker. 20th will be the joint session. From that date, the Rajya Sabha will also start and both houses will meet in a joint session where we will request the President to address both houses of Parliament. And then there will be discussion on President's speech, and also on 5th July there will be budget and there will be other legislative businesses also which is necessary. So this will be very fruitful session and we hope that all parties will cooperate. वहीं संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि लोकसभा अध्यक्ष का चयन सर्वसम्मति से होना चाहिए। उन्होंने कहा कि वो इसके लिए विपक्ष से भी बातचीत करेंगे। राज्यसभा टीवी से खास बातचीत में उन्होंने आगामी संसद के सत्र को सुचारू रूप से चलाने पर जोर दिया और विपक्ष के साथ लेकर काम करने को कहा। माइनिंग और कोल तीनों काफी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं। जिम्मेदारी महत्वपूर्ण है और निभाना भी। वो मैं प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में मुझे निभाने का भी विश्वास है। पिछली बार देखा सर कि सदन में कार्रवाई को लगातार विपक्ष की तरफ से बाधित करने की कोशिश की गई, तो इस बार आप कोशिश करेंगे कि सबसे मिलजुल कर सदन सुचारू ढंग से चले? देखिए, प्रजाप्रभुत्व में जितना महत्व रूलिंग पार्टी का होता है उतना महत्व अपोजिशन का भी होता है। मोदी जी का हमें निर्देशन है कि पूरा अपोजिशन को कॉन्फिडेंस, सबके विश्वास में अपोजिशन भी आता है। इस बार भी अगर उनको कुछ इशू उठाना चाहते हैं तो गवर्नमेंट रेडी है सदैव। स्पीकर का चयन अब होना है क्योंकि मंत्रियों की शपथ के बाद सबसे अहम स्पीकर का चयन, डिप्टी स्पीकर का चयन, तो उसमें आप कोशिश करेंगे कि सर्वसम्मति से हो?
ये तो होना ही चाहिए, सर्वसम्मति से होना चाहिए। हम माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में, अमित शाह जी के निर्देशन में हम अपोजिशन से भी ये बातचीत का सिलसिला चालू करेंगे जब भी सदन सत्र चालू होता है, और ये यूनानिमसली होना चाहिए, सर्वसम्मति से होना चाहिए, ये तो हमारा इच्छा है। सर आखिरी बात, जो दूसरे दो महकमे हैं कोल और आपके पास माइनिंग, उसके लिए भी कुछ प्रारूप तैयार किया है सर? उसका नहीं, अभी तो मैं मंगल के दिन शाम को उन ऑफिसर से भी मैं बैठ रहा हूं, और मैं पूरा उसका जो क्योंकि ये तो विभाग मेरे पूरे नया है, कम से कम पार्लियामेंट में थोड़ा जानता हूं, क्योंकि मैं स्पीकर लंबे समय से पैनल में भी ये है और बिजनेस एडवाइजरी में कमेटी में भी मैं था, इसलिए मैं थोड़ी कुछ जानता हूं। लेकिन ये दोनों विभाग मेरे पूरा नया है, इसलिए अभी मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूं। लेकिन 100 डेज में जो प्रधानमंत्री का विजन है, ये विजन पूरा करने के लिए हम ऑफिसर के साथ मंगल के दिन वो भी शाम को हम मीटिंग कर रहे हैं। ये थे प्रहलाद जोशी जी, जिनका कहना है कि सरकार का सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि सदन सुचारू ढंग से चले और तमाम जनहित के मुद्दे, सरकार हर मुद्दे पर बहस के लिए तैयार है, विपक्ष जिस भी मुद्दे पर बात करना चाहे। कैमरामैन सुरेश के साथ रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कल बांटे गए विभागों और मंत्रालयों के बाद कई मंत्रियों ने कार्यभार संभाल लिया है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने आज देश के गृह मंत्री का कार्यभार संभाल लिया। आज सुबह करीब 11:30 बजे अमित शाह ने देश के नए गृह मंत्री के तौर पर कामकाज संभाला। पदभार संभालने के बाद उन्होंने मंत्रालय के अधिकारियों के साथ मुलाकात की। अमित शाह को पहली बार मंत्रिमंडल में जगह मिली है। हालांकि अमित शाह गुजरात सरकार में गृह मंत्री रह चुके हैं। अमित शाह के कंधों पर अब देश की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी है। तो अब कल बांटे गए विभागों और मंत्रालयों के बाद कई मंत्रियों ने अपना कार्यभार भी संभाल लिया है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने देश के गृह मंत्री के तौर पर आज कार्यभार संभाल लिया है। करीब 11:30 बजे अमित शाह ने देश के नए गृह मंत्री के तौर पर कामकाज संभाला और पदभार संभालने के बाद उन्होंने मंत्रालय के अधिकारियों के साथ मुलाकात भी की। अमित शाह को पहली बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिली है। वहीं राजनाथ सिंह ने आज रक्षा मंत्रालय का पदभार संभाला। राजनाथ सिंह ने पूर्व रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण की जगह ली है। रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालने से पहले राजनाथ सिंह आज राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पहुंचे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर राजनाथ सिंह के साथ सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत, एयर चीफ मार्शल BS धनोआ, नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह भी मौजूद थे। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया। 2 साल मैंने यहाँ काम किया। मिलकर हमने बहुत सारे सुधार किए और उसी को आगे अनिल दवे और हर्षवर्धन जी ने चलाया। मैं जब यहाँ था तो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार था, तो मेरा कोई MOS नहीं होते थे उस समय। अब मेरे साथ सबके लाडले बहुत अच्छे कलाकार और बहुत अच्छे इंसान तो हमारे साथ है बाबुल सुप्रियो, तो वो भी बहुत दिलचस्पी से काम करेंगे। वहीं सदानंद गौड़ा को इस बार मोदी कैबिनेट में रसायन और उर्वरक मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है। राज्यसभा टीवी से बातचीत में उन्होंने कहा कि देश के सभी किसानों तक नीम कोटेड यूरिया पहुंचे और 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने की दिशा में काम पर जोर दिया जाएगा। मोदी कैबिनेट का गठन हो चुका है। हमारे साथ नए रसायन और उर्वरक मंत्री DV सदानंद गौड़ा साहब है। सर बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू। आपको एक बड़ा अहम जिम्मेदारी आपको दी गई है, रसायन और उर्वरक मंत्रालय की जिम्मेदारी आपको दी गई है। किस तरह की चुनौती आप मानते हैं? से पहले 3 महीने मैं इंचार्ज था केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स का। ऑफ कोर्स सिंस लास्ट 5 years द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैज गिवन several directions to the Honorable Minister Anand Kumar, and he carried out all those things. Neem coated urea,
Thereby, the misuse of urea was stopped, and even a revival of several shut fertilizer factories. It is a very big step that has been taken. Prime Minister is very particular that by 2022 the farmers' income should be doubled. I think this is one of the area of concern that we have took care of, and we want to take it further because the immediate some speedy revival of the factories so that production should be more, import should be less, and with our country itself producing, the rates will come down. So this is one area of concern. सर, चूंकि 2014 की अगर हम बात करें तो मोदी सरकार ने 100 दिन का एजेंडा बनाया था तमाम मंत्रालयों का। आपके मंत्रालय की हम बात करें तो 100 दिन का क्या एजेंडा शुरू में होगा आपका? See, today we have got a cabinet meeting. As per his directions, the 100 days agenda will be fixed, and if it is approved by the Prime Minister, we will take it forward. प्राइम मिनिस्टर लगातार किसानों की आय को डबल करने के लिए प्रयास करते रहे हैं, तो कैसे आप सुनिश्चित करेंगे कि तमाम किसानों का भला हो आपके मंत्रालय के माध्यम से? See, earlier this was being misused. This was not being used for farm sector. Thoda industries and other things, they used to misuse it. Thereby, there was scarcity of urea. You might have seen after neem coating के बारे में 5 साल कोई जगह में यूरिया का shortage नहीं था. This is one of the biggest steps that has been taken by the Honorable Anand Kumar as per the directions of Narendra Modi ji. राज्यसभा टीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you, thank you. Sir. तो सदानंद गौड़ा साहब पूरे आश्वस्त हैं, आत्मविश्वास से लबरेज हैं कि जो किसानों की आय दोगुनी करने का जो प्रयास रहा है लगातार प्राइम मिनिस्टर का, उसको पूरा करने के लिए पूरी तरीके से प्रयासरत हैं। कैमरामैन जितेंद्र के साथ मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। वहीं महाराष्ट्र के अकोला से लगातार चौथी बार जीतकर संसद पहुंचे संजय धोत्रे को मोदी मंत्रिमंडल में मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। राज्यसभा टीवी से खास बातचीत में उन्होंने शिक्षा क्षेत्र में अपनी प्राथमिकताएं गिनाई और नई शिक्षा नीति के बारे में चर्चा की। हमारे साथ नए मानव संसाधन राज्य मंत्री हैं संजय धोत्रे, जो कि अकोला से लगातार चौथी बार सांसद बनकर के संसद में आए हैं, मोदी सरकार में मंत्री हैं। सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको राज्यसभा टीवी की तरफ। धन्यवाद। सर, शिक्षा के क्षेत्र में किन किन प्राथमिकताओं को लेकर के आप जनता के बीच में जाएंगे? शिक्षा के लिए एक तो नई जो शिक्षा नीति है उसका अभी ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार है, उसकी समीक्षा की जाएंगी, कुछ लोगों से सजेशन लिए जाएंगे। करीब करीब 30 साल से ज़्यादा हुए, उसमें कोई पुरानी जो शिक्षा नीति थी उसके ऊपर ही हम काम कर रहे थे, लेकिन आखिरी जो कोई भी जो नीति रहती वो कोई एक स्टैटिक नहीं रह सकती, उसमें बदलाव आते रहते, इसलिए इसमें भी बदलाव ज़रूरी थे। तो उसका क्रियान्वयन और शिक्षा जो है उसके कई मायने भी बदल गए, बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई, तो वो हिसाब से इसका इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत ज़रूरी है। सर, चूँकि एचआरडी मिनिस्ट्री एक बड़ा अहम और कॉम्प्रिहेंसिव मंत्रालय माना जाता है, तो अपने लिए कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं इसको आप? नहीं, ये हमारे सबके लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि एचआरडी जो है मानव संसाधन विकास, ये सभी चीज़ों से जुड़ा हुआ है। हम जन्म लेते और अंतिम सांस लेते, वहाँ तक इसका संबंध है। सर, जो पुराने आपके मंत्री थे वो लगातार, मुझे याद है कि वो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की बात कर रहे थे कि अब ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड की हम बात कर रहे हैं, किस तरीके से डिजिटल इंडिया को हम शिक्षा से कनेक्ट करेंगे, तो उसके लिए क्या रोड मैप है आपके पास? उसका कुछ काम, उसकी शुरुआत तो हुई, लेकिन वो काम सिर्फ सिंबॉलिक रूप में कुछ जगह हुआ, उसको हमको पूरा जनरलाइज करना है, क्योंकि कुछ गांव ऐसे हैं कि वहाँ पे डिजिटल क्लासरूम तैयार हुए, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा। कई जगह तो मैंने ऐसा देखा कि उसमें बच्चे भी पढ़ते और हमारे जो बुजुर्ग हैं वो भी वहाँ पे पढ़ने को जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राज्यसभा। धन्यवाद। तो मंत्री जी का साफ मानना है कि अभी अभी इन्होंने चूंकि चार्ज लिया है और नई एजुकेशन पॉलिसी भी ड्राफ्ट हो गई है, पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में नई क्रांति लाने के लिए पूरी तरीके से प्रयासरत हैं। कैमरामैन जितेंद्र के साथ मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी, दिल्ली।
और मोदी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में किसानों और छोटे कारोबारियों के हित में बड़े फैसले लिए गए हैं। दूसरे कार्यकाल की अपनी पहली कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए बड़ी सौगात दी है। केंद्र की मोदी सरकार ने अपनी पहली ही कैबिनेट मीटिंग में 3 बड़े फैसले किए हैं। सरकार ने किसान सम्मान निधि के लिए तय 2 हेक्टेयर भूमि की सीमा समाप्त कर दी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब सभी किसानों को सालाना 6,000 रुपए मिलेंगे। इसके अतिरिक्त किसानों के लिए पेंशन योजना का ऐलान किया गया है। पीएम किसान योजना पहले सिर्फ लघु और सीमांत किसानों के लिए थी, लेकिन बीजेपी ने अपने चुनावी संकल्प पत्र में इस योजना में सभी किसानों को शामिल करने का वादा किया था, जिस पर पहले ही कैबिनेट मीटिंग में मुहर लगाई गई। इस योजना का देश के 14.5 करोड़ किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। कैबिनेट मीटिंग में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि फसल की लागत का कम से कम 1.5 गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुनिश्चित किया है। कृषि मंत्री ने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 3 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में पैसा पहुंच चुका है। अभी तक 12.5 करोड़ किसान इस योजना के तहत कवर हो रहे थे। करीब 2 करोड़ किसान छूट रहे थे। अब सभी किसान इसके दायरे में होंगे। इस योजना पर पहले 75,000 करोड़ खर्च होते थे और अब 12,000 करोड़ रुपए और खर्च बढ़ेगा, यानी अब 87,000 करोड़ रुपए सालाना खर्च होगा। तो अभी तक जो प्रावधान था, उस प्रावधान के अंतर्गत 12.5 करोड़ किसान इस योजना के अंतर्गत कवर होते थे। 2 करोड़ किसान ऐसे थे जो अभी इस योजना से छूट रहे थे। जो 2 हेक्टेयर तक का बंधन आज मंत्रिपरिषद ने समाप्त कर दिया है। अब सभी किसान इस योजना में पात्र होंगे। 2 करोड़ किसान और जुड़ जाएंगे तो यह संख्या 14.5 करोड़ हो जाएगी। अभी तक सरकार का 75,000 करोड़ रुपया इसमें लगता था। अब 12,000 करोड़ रुपया और अतिरिक्त भार आएगा। ऐसे कुल मिला के 87,000 करोड़ रुपया अब इस योजना के अंतर्गत किसानों को दिया जाएगा। पहली कैबिनेट बैठक में किसानों के लिए पेंशन योजना की शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना के तहत किसानों, आम लोग, गरीबों को 3,000 रुपए पेंशन देने की मंजूरी मिली है। किसान की मृत्यु के बाद पत्नी को पेंशन का पैसा मिलेगा। वो प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना, किसान पेंशन योजना के अंतर्गत लगभग ऐसे 12-13 करोड़ लोग हैं जो इस योजना में कवर होंगे, लेकिन पहले चरण में 5 करोड़ लोगों तक यह योजना पहुंचे और ये हम लोगों ने लक्ष्य रखा है। और इस योजना में 18 से 40 वर्ष तक की आयु के किसान ज्वाइन कर सकेंगे। और इस योजना के अंतर्गत जो लोग ज्वाइन करेंगे उनको 60 वर्ष पूरी करने के पश्चात 3,000 रुपया मासिक पेंशन प्राप्त होगी। यदि किसान की मृत्यु हो जाती है तो उसके जो उत्तराधिकारी उनकी पत्नी होंगी, उनको 50% इस योजना का लाभ मिलेगा। इसके अलावा छोटे व्यापारियों के लिए पेंशन योजना का भी ऐलान किया गया है। इसका भी बीजेपी के संकल्प पत्र में वादा किया गया था। पेंशन योजना के तहत 18 से 40 साल आयु के लोगों को 60 साल की उम्र के बाद प्रति महीने 3,000 रुपए पेंशन मिलेगी। इस योजना में 10,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। छोटा दुकानदार है, छोटा व्यापारी है, कुछ न कुछ सामान बेचने वाला है, तो इनके लिए भी जैसे किसान के लिए पेंशन है, जैसे असंगठित मजदूरों के लिए पेंशन योजना है, वैसे इन वर्गों के लिए भी अलग पेंशन योजना शुरू की है। उसका रूप एक ही है और इसमें 5 करोड़ से ज्यादा छोटे व्यापारी और सामान बेचने वाले छोटे दुकानदार ऐसे शामिल होंगे आने वाले 3 साल में, ये कल्पना है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली कैबिनेट बैठक के बाद ट्वीट के जरिए किसानों और व्यापारियों के हितों के बारे में लिए गए फैसलों की जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट किया कि इन फैसलों से किसानों और व्यापारियों को फायदा होगा। साथ ही ये फैसले भारतीयों की गरिमा और सशक्तिकरण को आगे बढ़ाएंगे। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी बार प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभाल लिया। अपनी दूसरी पारी की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री ने सबसे पहला फैसला उन लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए लिया है जो देश की रक्षा करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले फैसले में शहीदों के बच्चों की स्कॉलरशिप बढ़ाने का फैसला किया है। राष्ट्रीय रक्षा कोष के तहत छात्रवृत्ति योजना में व्यापक बदलाव को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति राशि को 2,000 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये करने का फैसला लिया गया है। वहीं छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति की राशि 2,250 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये कर दी गई है। इसके अलावा छात्रवृत्ति योजना के दायरे को भी बढ़ाया गया है। अब इस योजना के दायरे में उन राज्य पुलिसकर्मियों के परिवार भी आएंगे जो किसी तरह के आतंकी या नक्सल हमले में शहीद हुए हों। हालांकि राज्य पुलिस अधिकारियों के वार्डों के लिए नई छात्रवृत्ति का कोटा साल में 500 होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इस फैसले को देश की रक्षा करने वालों को समर्पित किया है। इस फैसले के बारे में प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके जानकारी भी दी। असम में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए बीजेपी और उसकी सहयोगी असम गण परिषद के एक उम्मीदवार को कल निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया है। निर्वाचन अधिकारी अमरिंदर डेका ने नाम वापस लेने की अवधि खत्म होने के बाद बीजेपी के कामाख्या प्रसाद तासा और असम गण परिषद के वीरेंद्र प्रसाद बैस्य को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया। असम से 2 राज्यसभा सदस्यों पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और संतोष कुजूर का कार्यकाल पूरा होने के कारण 2 सीटें खाली हो रही हैं। इन दोनों सांसदों का कार्यकाल 14 जून को खत्म हो रहा है। कांग्रेस के नवनिर्वाचित लोकसभा सांसदों की आज पहली बैठक हुई, जिसमें दोबारा सोनिया गांधी को कांग्रेस संसदीय दल का नेता चुना गया। कांग्रेस के लोकसभा के लिए नवनिर्वाचित 52 सदस्यों और राज्यसभा सांसदों ने संसद के सेंट्रल हॉल में हुई बैठक में सोनिया को पार्टी के संसदीय दल का नेता चुना। कांग्रेस के मीडिया सेल के प्रमुख रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने कांग्रेस में फिर विश्वास जताने के लिए 12 करोड़ से ज्यादा वोटरों को धन्यवाद दिया। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने सबसे पहले तो उन सारे वोटरों का धन्यवाद किया, 12 करोड़ से अधिक, जिन्होंने कांग्रेस को के पक्ष में अपना मत दिया और विश्वास जताया। देश के उन सारे वोटरों का धन्यवाद भी किया जिन्होंने प्रजातंत्र के उत्सव में हिस्सा लिया। अपने सहयोगी दलों का धन्यवाद किया जिन्होंने इस यज्ञ में हमारे साथ जो खड़े रहे। सब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, नेताओं और सब उम्मीदवारों का धन्यवाद भी किया। 52 के 52 जो नवनिर्वाचित सांसद हैं उनका स्वागत करते हुए राहुल जी ने ये कहा कि हम आत्म विश्लेषण भी करेंगे, हमारी जो गलतियां हैं उन्हें दुरुस्त भी करेंगे, परंतु उन 52 के 52 साथियों से कहा कि आप संविधान के सिपाही हैं, आपकी जिम्मेवारी है देश के संविधान की रक्षा की और देश के हर आदमी की आवाज़ बनने की, बगैर किसी रंग भेद के, बगैर किसी क्षेत्रवाद के, बगैर किसी जात पात और धर्म के। और उन्होंने ये आह्वान किया कि देश के लोगों की आवाज़ विनम्रता से परंतु बुलंदी से कांग्रेस लगातार उठाती रहेगी। बात क्रिकेट की। आईसीसी विश्व कप 2019 में आज 2 अहम मुकाबले खेले जाएंगे। न्यूजीलैंड आज श्रीलंका के खिलाफ विश्व कप अभियान का आगाज करेगा। भारतीय समय के अनुसार मैच दोपहर 3 बजे से कार्डिफ के सोफिया गार्डन्स में खेला जाएगा। श्रीलंका को इस विश्व कप में बेहतर प्रदर्शन करना होगा। दूसरी तरफ 2015 के फाइनल में जगह बनाने वाले न्यूजीलैंड उन टीमों में से है जिसे सेमीफाइनल में जाने का दावेदार माना जा रहा है। आज दूसरे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया विश्व कप में अफगानिस्तान के खिलाफ अपने अभियान का आगाज करेगा, तो सभी की नजरें स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर पर लगी होंगी। दूसरी तरफ अफगानिस्तान का ये दूसरा विश्व कप है। ये मैच ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में शाम 6 बजे से होगा। वहीं कल खेले गए नॉटिंघम मैच में वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। टॉस जीतकर वेस्टइंडीज ने गेंदबाजी का फैसला किया। पाकिस्तान की पूरी टीम केवल 21 ओवर और 4 गेंद में 105 रन पर सिमट गई। जवाब में वेस्टइंडीज ने 106 रन का लक्ष्य 13 ओवर और 4 गेंद में केवल 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। क्रिस गेल ने सर्वाधिक 50 रन बनाए। मैच में शानदार गेंदबाजी करने वाले ओशाने थॉमस को मैन ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने 4 विकेट लिए थे। और इसी के साथ फिलहाल खबर दोपहर में इतना ही। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं देश भर में मौसम के हाल के साथ। नमस्कार।